अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ अब एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का विच इज़ अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नई ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये नया टॉपिक है और इसमें हम एक और तरह के रिएक्शंस और एक और तरह की फिनोमिना को पढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है और साथ ही साथ इसमें जो हमने फर्दर स्टडी करना है, जो हमारे चैप्टर का नेम है एटमॉस्फेयर, वो क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लेक्चर की तरफ। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया, मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया है, लेकिन अब हमने बात ये करनी है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है किस बारे में। ज़रूरी बातें हैं, गौर से सुनेंगे तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आप यूँ समझें कि पूरे चैप्टर के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा होता है, जिसको समझ लेने से ना हमारे चैप्टर को समझना आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, जिसको हम पढ़ने लगे। हमारे चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ ही एटमॉस्फेयर भी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी बात हम करते हैं थोड़ी देर तक। सबसे पहले तो आपको पता है अच्छी तरह से कि हमने हमारे जो पहले 2 चैप्टर्स थे वो थे अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको पढ़ा। फिजिकल केमिस्ट्री की भी कुछ चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 और 4 में हम आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया। और 3 और 4 तक लिमिटेड नहीं था। चैप्टर 5 में जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, वो भी आप यूँ समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। वो जितने मॉलिक्यूल्स उसमें पढ़े वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री को अलहदा ब्रांच किस बेसिस पे कहा गया, लाइफ की बेसिस पे कहा गया और उसको हमने डिस्कस भी कर लिया। अब हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री की एक और ब्रांच है जिस पे हम बात करते हैं अब डिफरेंट टॉपिक की। अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी बातें थी ना वो खत्म हो गई हैं बायोकेमिस्ट्री पे। हम समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। आपको नाम से पता लग रहा है इन्वायरमेंटल का मतलब है आपके इन्वायरमेंट के बारे में बात होगी। इन्वायरमेंट के बारे में बात होगी, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। आसान लफ्जों में याद रखें, इन्वायरमेंट कहते हैं कोई भी चीज जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जो मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द जो मौजूद है, ये हमारा इन्वायरमेंट है। जिसमें आपको पता है कि अर्थ पे ज़मीन आ जाती है, पानी आ जाता है, जिसमें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हवा है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, प्लांट्स हो। यहाँ तक कि आपके इन्वायरमेंट में वो चीज़ें भी आती हैं जो लिविंग नहीं है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो लिविंग नहीं है, जिस तरह आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में एयर में गैसेज हैं। गैसेज अब लिविंग तो नहीं है ना, लेकिन मौजूद है। इजी सी बात कर लेते हैं, गाड़ियां हैं आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए आप कहते हैं कि ये भी आपका इन्वायरमेंट है। तो हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ना है जब हमने किस चीज़ की बात करनी है, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ मौजूद है। अब हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है, आप सबको पता है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है अर्थ। अर्थ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ की बात ही करेंगे जिस पे हम रह रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं। डिपेंड नहीं करता इस बात पे कि आप और मैं कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हो सकता है आपका और मेरा मुल्क बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट सेम होगा। ये बात बड़ी ज़रूरी है। अर्थ पे क्योंकि रहना है हमने, तो जो अर्थ की कॉम्पोजिशन है वो मुल्क टू मुल्क या कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होती। पूरे अर्थ पे वो बातें सेम रहती हैं, ठीक है। तो आपका और मेरा इन्वायरमेंट उस वक्त उन चीज़ों के लिहाज से डिफ़र कर सकता है। जो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक मुल्क में हो सकता है एयर बहुत ज़्यादा प्योर हो, एक मुल्क में एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो। ये बातें मैं इससे कर रही हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल्स इससे दे रही हूँ क्योंकि ये हमने सुनी हुई है ना। हमने जो चीज़ें सुनी होती हैं वो हमें याद रखने में बड़ी आसानी होती है। इसी तरह से आपकी वही एयर की एग्जांपल है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे हमें खुद ही पता लग जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। एक मुल्क की एयर हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो। पॉल्यूटेड भी तो वही बात है कि एयर में आपके पास डस्ट ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसी एयर हो सकती है किसी मुल्क में जो कि बिल्कुल साफ सुथरी होगी, उसमें डस्ट नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। इस तरह के डिफरेंसेस तो आ सकते हैं, लेकिन एयर तो दोनों जगह मौजूद है ना। तो एयर में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से गैसेस मौजूद हैं, वो दोनों जगह बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। ये बातें समझ आ रही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इजी वर्ड्स में कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अर्थ हमारे पास इन्वायरमेंट है, हमारा अर्थ है क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, ज़मीन पे हम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम ज़मीन की बात ही करेंगे, हम किसी और प्लैनेट की तो करेंगे नहीं। तो हमने बात करनी है अर्थ की, और अर्थ को स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है 4 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है।
4 बेसिक चीज़ों में डिवाइड किया जाता है अर्थ को, और वो 4 सिस्टम कहलाते हैं नेचुरल सिस्टम्स ऑफ अर्थ। नेचुरल सिस्टम यूँ कहलाते हैं क्योंकि ये जो डिवीजन है 4 चीज़ों में, ये आपने और मैंने नहीं की है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए इसको नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ये ऑलरेडी इस तरह से नेचर की तरफ से इसी तरह से थी, सिर्फ इंसानों ने क्या किया कि इसको डिस्कवर किया, उसको नाम दे दिए। ठीक है, अब वो कौन से नेचुरल सिस्टम है? सबसे पहले आपने याद रखना है, हमारे पास है लिथोस्फीयर। नाम सुन के कभी भी परेशान नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि क्यूरियस होते हैं कि आखिर उस नाम का मतलब क्या है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। क्योंकि जब हमें पता लग जाए ना मतलब क्या है, तो हम देखते हैं कि ये तो बड़ी आसान चीज़ थी, सिर्फ हमने क्या किया, केमिस्ट्री लैंग्वेज थोड़ी सी डाल दी उसके अंदर देखने के लिए कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, क्योंकि एनवायरमेंट पढ़ना है स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट में हमने वो चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है, जो है हमारे पास कि एनवायरमेंट में केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। इन्वायरमेंट में अर्थ है, अर्थ में नेचुरल सिस्टम है। पहला नेचुरल सिस्टम है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है आपके पास सारा रॉकी एरिया, माउंटेनियस एरिया, जितने पहाड़ हैं सारा लिथोस्फीयर में आता है। जहाँ जहाँ पे पहाड़ नहीं है, रॉक्स हैं, वो लिथोस्फीयर में आता है। यहाँ तक के आपके समंदर के नीचे जो ज़मीन मौजूद है, सॉइल जिसको कहते हैं, पानी के नीचे, वो भी लिथोस्फीयर में आती है। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा अर्थ की गहराइयों में नहीं जाना, ज़मीन की गहराइयों में नहीं जाना, ज़मीन के नीचे की तरफ नहीं जाना कि अर्थ के जो ज़मीन है इसके नीचे क्या प्रेजेंट है। ऊपर ऊपर रहना, ऊपर ऊपर आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास माउंटेन्स हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, इन सबको कलेक्टिवली स्टूडेंट्स कहा जाता है सॉलिड रॉक। ठीक है, सॉलिड रॉक इनको कलेक्टिवली कहा जाता है। तो ये बात आप सबने याद रखनी है। लिथोस्फीयर का कभी भी कोई पूछे तो कह देना है कि लिथोस्फीयर का मतलब है सॉलिड रॉक होगा, आपके पहाड़ उसमें आ जाएंगे, आपके पास सारे रॉक्स आ जाएंगे, जिसमें आपको पता है कि मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन खैर इस डिटेल में ना जाएं। सॉइल आपकी आ जाएगी, खास तौर पर वो भी जो पानी के नीचे मौजूद है। ठीक है, हमारे पास पहला सिस्टम हो गया लिथोस्फीयर। दूसरा सिस्टम है स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो नाम से कुछ चीज़ें वैसे ही पता चल जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखनी है कि उनके नाम में ही उनकी डिटेल प्रेजेंट होती है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि आपकी ज़मीन पे जितने जगहों पे पानी है वो हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा। अब वो कौन कौन सी जगह होंगी? आपके समंदर, रिवर्स, लेक्स, सीज, यहाँ तक कि लेक वाटर, लेक की तो मैंने आपको बात बता दी, यहाँ तक कि अगर आपकी एयर में वाटर मौजूद है वो भी हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो जहाँ जहाँ वाटर मौजूद होगा स्टूडेंट्स, उस सब को हमने हाइड्रोस्फीयर में काउंट कर लेना है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा तो बता दीजिएगा कि इसमें हमारे पास आते हैं रिवर्स, लेक्स एंड सीज। ठीक है, साथ ही साथ आपकी एयर में जो वाटर मौजूद होता है वो भी इसी में काउंट होता है। 2 नेचुरल सिस्टम हमने देख लिया, अब हम चलते हैं थर्ड नेचुरल सिस्टम की तरफ। 4 हैं टोटल नेचुरल सिस्टम्स। थर्ड नेचुरल सिस्टम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का क्या मतलब है? बायो का क्या मतलब होता है ये सोचें। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ है, सिंपल। बायोकेमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था, बायो का इजी वर्ड्स में इसको कहते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो जिंदा हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होती हैं। तो क्या चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होती है? आप होते हैं, खुद होते हैं इंसान, उसके अलावा एनिमल्स काउंट होते हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो जानदार हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स काउंट होंगे। ठीक है, ये फर्क समझ आ रहा है? आपकी ही अर्थ को 4 पार्ट्स में बस डिवाइड किया हुआ है, कोई डिटेल नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अर्थ के ये 4 डिवीजन है। लिथोस्फीयर का मतलब है रॉकी एरियाज, माउंटेनियस एरियाज। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है सारे पानी वाले इन्वॉल्व हो गए हैं। बायोस्फीयर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे लाइफ है, उन चीजों को कंसिडर किया जा रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपके पास लिथोस्फीयर, माउंटेन्स की तरफ भी तो लाइफ होती है, तो लिथोस्फीयर भी बायोस्फीयर में हम काउंट कर सकते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब है माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया पे अगर कोई जानदार मौजूद है तो आप उसको भी बायोस्फीयर में काउंट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी वाला एरिया, समंदर हो गया जिस तरह, समंदर में अगर कोई जानदार मौजूद है तो उसको भी आप बायोस्फीयर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर कोई भी एरिया हो सकता है जहां पे कोई जानदार मौजूद है। फाइनली हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर, जिसका हम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? बहुत इजी वर्ड्स में एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स एयर। ये बात समझ में आई? एटमॉस्फेयर है एयर, हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है एयर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर अब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सबने स्टूडेंट्स याद रख लेनी है ये चीज़, गौर से सुननी है मेरी बात। एटमॉस्फेयर है, एयर शुरू हो रही है आपकी ज़मीन से, लेकिन ये आपकी ज़मीन से शुरू होकर अर्थ के बाहर तक, जहाँ तक एयर मौजूद है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। अगर आपको पता हो तो हमारे पास अर्थ के बाहर, ज़मीन के बाहर, जहाँ पे सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे कोई एयर नहीं होती, जिसको वैक्यूम कहते हैं। नाम सुना हुआ पहले आप सबने मे बी। वैक्यूम कहते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई एयर मौजूद नहीं होती। ये हमारी स्पेस में ये एरिया होता है, ठीक है। अब वैक्यूम तक, जहाँ तक एयर मौजूद है, वहाँ तक आपका सारा का सारा एटमॉस्फेयर काउंट होगा। जब हम एटमॉस्फेयर की आगे डिटेल में बात करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी वो एयर भी काउंट होती है जो अर्थ पे मौजूद है, साथ ही साथ वो एयर भी काउंट होती है जो अर्थ के बाहर है, ठीक है। क्योंकि उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। हमने तो बात करनी है अर्थ की, कोई चीज़ जो अर्थ के साथ कनेक्शन में है उसकी भी बात करेंगे, जाहिर सी बात है फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। वो एयर हम पे कोई ना कोई इफेक्ट कर रही है, वो एयर हमारे इर्द गिर्द हमारा इन्वायरमेंट बना रही है, चाहे वो अर्थ से बाहर है, इसी वजह से उसकी बात करनी है। बात समझ में आई? एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं फर्दर, इसकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं हम। जाहिर सी बात है, अब मैं आपको कहूँ कि ज़मीन से शुरू हो जाए और बाहर तक सोचें तो इसको इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसकी बाकायदा डिवीजन होती है। परेशान नहीं होना, इसकी डिटेल में हमने बात करनी है। सिर्फ इतना याद रख लें अभी के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है एयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर है एयर। वैक्यूम के बारे में भी याद रख लें, आपकी स्पेस में वैक्यूम एरिया होता है, वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई एयर मौजूद नहीं होती। वैक्यूम कहते ही ऐसी जगह को है जिसमें कोई एयर मौजूद नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दी कि आपकी जो हवा है ये अगर पॉल्यूटेड हो तो ये डिफरेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कहीं पे हो सकता है एयर बड़ी साफ़ सुथरी है, कहीं पे हो सकता है एयर इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं है। लेकिन इस बात पे ज़रा गौर करें कि एयर आपके किसी कंट्री में साफ़ है, किसी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल उस एयर पे तो इफेक्ट पड़ रहा है ना जो अर्थ पे मौजूद है। ये बात समझ में आई? आपकी ज़मीन पे जितनी एयर मौजूद है, चाहे वो किसी और मुल्क में मौजूद हो, आपसे बहुत दूर हो, लेकिन ओवरऑल वो अर्थ की एयर तो है ना। अगर आपके किसी एरिया में पॉल्यूटेड एयर है तो वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेगी। इसीलिए कहते हैं पॉल्यूशन का बहुत इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर पे। ये बात सबने याद रखनी है, पॉल्यूशन का बहुत इफेक्ट होता है। और पॉल्यूशन हमारे पास क्योंकि एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है, और पॉल्यूशन भी तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ना। अगर हमारी हवा साफ नहीं है, उसमें डस्ट है, तो वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब ही ये है सीधा सीधा, ठीक है, कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, कोई गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें डस्ट है, वो पॉल्यूशन है, तो वो भी तो हमारे इर्द गिर्द है, वो उस एयर को अफेक्ट कर रही है, उस एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही है जिसकी हमने बात करी, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उस पोल्यूशन की भी बात करेंगे जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आप समझ आ रहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ है और इसमें हमने किन किन चीज़ों को लेकर चलना है। इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आगे पूरा चैप्टर समझने में बड़ी आसानी है, क्योंकि हमने ये चारों के चारों नेचुरल सिस्टम्स नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ एटमॉस्फेयर की डिटेल पढ़नी है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि एटमॉस्फेयर क्या है, सिर्फ इस पे नहीं बात समझ में आती, आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि नेचुरल सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, ताकि जब आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर क्या है, तब आप बड़े आराम से बता देंगे जी हाँ जी 4 नेचुरल सिस्टम्स है और एटमॉस्फेयर वो पार्ट है जहां एयर होती है, ठीक है। अब एयर की हम बात कर रहे हैं तो एयर को, इस एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पोल्यूशन की बस मैंने आपको इतनी ही बात बताई थी कि ये पोल्यूशन अफेक्ट करती है एटमॉस्फेयर को, किस तरह करती है इसको भी हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, लेकिन वो अगले लेक्चर्स का टॉपिक है, वो अभी का नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर का मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन को लेकर चले ना, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आप सबने याद रखना है कि इसके बारे में कहा जाता है ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ, ठीक है। एटमॉस्फेयर आपकी ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट का क्या काम होता है? ब्लैंकेट क्या करती है? ब्लैंकेट आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ब्लैंकेट आपके इर्द गिर्द होती है, एनवेलप बन जाती है। ब्लैंकेट के साथ साथ एनवेलप का वर्ड भी यूज़ होता है, जो डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी भी हुई है। एनवेलप बन जाती है ये ब्लैंकेट ही, यही एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट बन जाएगा, एनवेलप बन जाएगा, अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये एयर ऐसी फॉर्म में होगी कि ये अर्थ को पूरी की पूरी प्रोटेक्ट करेगी। अब इसके बारे में आपको समझाऊं, जिस तरह ये अगर आपकी अर्थ है तो आपने याद रख लेना है स्टूडेंट्स, आपकी एयर इसके इर्द गिर्द इस तरह से एक ब्लैंकेट की फॉर्म में मौजूद है, उसने कवर किया हुआ है पूरी अर्थ को, ठीक है। तो ये आपकी अर्थ है और अर्थ को आपके इस एयर ने कवर किया हुआ है और आपकी इस एयर ने
उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। डायग्राम अच्छी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? जिसने आपकी अर्थ को कवर किया हुआ है, अर्थ को कवर कर रही है, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बुरी चीज़ें कौन कौन सी है उनके बारे में भी हमने बात करनी है। देखें, आपकी बेशक अब ये एयर बाहर है लेकिन अर्थ को अफेक्ट तो कर रही है, इसीलिए हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते कि हमारा तो जी उस एयर से कोई ताल्लुक ही नहीं जो अर्थ से बाहर है, क्योंकि वो अफेक्ट तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी अर्थ को कर रही है ना, जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, इन बातों को गौर से सुने, याद रखना है आपने। अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एक छोटी सी बात है गौर से सुनने वाली, कि आपके पास इसके मैस की बात हो रही है कि कितना मैस कितने एरिया तक होता है। ठीक है, अब आप ये समझे स्टूडेंट्स, अर्थ की बात हमने की, ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया इससे बाहर भी एक्सटेंड करी है। ये आपकी अर्थ की सरफेस है, और यहाँ पे अगर मैं अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर ऊपर तक जाऊँ, 11 किलोमीटर्स, तो मेरे पास 75% मैस मौजूद होगा एटमॉस्फेयर का यहाँ पे। ठीक है, 75% मैस अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर तक जाएं तो मौजूद होता है, और बाकी जो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप अर्थ सरफेस से अगर जाएं 30 किलोमीटर तक, ठीक है, 30 किलोमीटर तक जाएं तो आपके पास टोटल 99% मैस मौजूद होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अर्थ सरफेस से स्टार्ट करना है, ये जो अर्थ सरफेस मैंने आपके सामने बनाई ना, यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर आपने बाहर की तरफ जाना है, एटमॉस्फेयर की तरफ जाना है। अब एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, आपका 75% मैस मौजूद है 11 किलोमीटर्स के अंदर, और बाकी नहीं बल्कि टोटल 99% मैस मौजूद है 30 किलोमीटर्स के अंदर। बात क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि बात पूछी जाती है MCQs में, इसको इग्नोर नहीं करना, ये ज़रूरी चीज़ है। तो 75% मैस आपका 11 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर मौजूद होगा, और टोटल अगर बात की जाए 99% मास की, तो वो 30 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। यहाँ तक हमारे बारे में हमने ये बात कर ली इन्वायरमेंट के बारे में। अब आगे चलते हैं और उन गैसेस की बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। हम अभी उन गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे उस एटमॉस्फेयर में जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अमाउंट इन्हीं दो गैसेस की है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो भी याद रखना जरूरी है। ऑक्सीजन आपके पास O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। परसेंटेजेस कितनी है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, ये एज इट इज याद होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78.09%। इतनी ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में, आपकी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि 78.09% प्रेजेंट है। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देख लें 20% प्रेजेंट है, सिर्फ 20.94 टू बी वेरी प्रिसाइज। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन से कम है। ठीक है, ये बस अल्लाह ताला का सिस्टम है, तो ये इसी तरह से होना ज़रूरी था। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है, नाइट्रोजन का क्या काम है हमारी एयर में? सबसे पहले तो हमने याद रखना नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है? इनर्ट गैस का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो चीज़ रिएक्ट नहीं कर रही। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मैंने मतलब आपको पहले बताया भी है जब हम पिछले चैप्टर्स पढ़ रहे थे। इनर्ट एटमॉस्फेयर हो या इनर्ट गैस हो, उसका मतलब है कि वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। आपकी एयर में जो मर्जी चीज़ मौजूद हो, ये नाइट्रोजन किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं। ये बात आपको अगर याद आई हो तो हमने पहले भी एक दफ़ा की थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि आपके ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो 78% नाइट्रोजन आपकी हवा में प्रेजेंट है ना, ये रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट है। ठीक है, ये इनर्ट है, ये बात याद रखनी है। इनर्ट गैस को कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में कि ये यूज़ की जा सके, ये इस्तेमाल की जा सके। बैक्टीरिया करेगा, जो आपके पास प्रेजेंट है अर्थ के नीचे बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, हवा में मौजूद इनर्ट नाइट्रोजन को यूज़ करेगा ताकि प्लांट्स में प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सके, अमीनो एसिड्स बन सके। तो ये सारी बात आपने याद रखनी है कि ये नाइट्रोजन कहाँ पे कैसे यूज़ होगी। वैसे अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इनर्ट है, नाइट्रोजन इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं देती। हमारे इर्द गिर्द 78.09% मौजूद है, लेकिन ना तो हमारे सांस के प्रॉब्लम कोई आता है ना कोई और, क्योंकि ये इनर्ट है, ये किसी जगह पे कोई साइड इफेक्ट देती ही नहीं है, ना कोई रिएक्शन देती है।
इनर्ट गैस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। उसकी इतनी बड़ी अमाउंट क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर आपकी हवा में कोई भी चीज़ मौजूद हो, ऐसा ना हो कि वो आपस में चीज़ें रिएक्ट कर जाएं। नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देती है ताकि आपकी हवा के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन रहे, आप और मैं सही तरह सांस ले सकें। तो ये देखिए अल्लाह पाक की कितनी हिकमत है कि नाइट्रोजन की इतनी बड़ी अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन खुद रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट एटमॉस्फेयर भी दे देता है कि एटमॉस्फेयर में किसी और चीज़ को रिएक्ट करने भी नहीं देता, ताकि आपकी फिजा बिल्कुल नॉर्मल रह सके। नाइट्रोजन की क्वांटिटी है 78.09%, ऑक्सीजन की है 20.9%, उसके बाद 20.94, उसके बाद हमारे पास आता है आर्गॉन। आर्गॉन आप सबको पता है एक नोबल गैस है, ये भी एक इनर्ट गैस है, इसकी क्वांटिटी है 0.93%। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होती है? आपको पता है अच्छी तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के, सांस लेने के प्रोसेस में हमारा बाई प्रोडक्ट है, और प्लांट्स के फूड मेकिंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है। कौन सा प्रोसेस है प्लांट्स का? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जो अभी हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है, जो ग्लूकोज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस यूज होता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, प्लांट्स यूज करते हैं, साथ ही साथ हम एक्सहेल भी करते हैं, सांस लेने के प्रोसेस में ये बाय प्रोडक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, प्लांट्स अपना फूड बना लेंगे। ये तो बात होगी उन इंपॉर्टेंट गैसेस की, जिनकी ये उन गैसेस के भी स्टूडेंट्स हमने बात की है जिनकी सबसे ज्यादा अमाउंट है। इसके अलावा कोई भी गैस प्रेजेंट होगी ना एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसकी क्वांटिटी 0.03 से भी कम होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि और जितनी गैसेस भी मौजूद है उनकी 0.03% से भी कम है। हमने सिर्फ उन 4 गैसेस को डिस्कस किया है कि जिनकी सबसे ज्यादा अमाउंट है आपकी एयर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज होती है कि अब आपके सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है अर्थ पे, वो रिफ्लेक्ट भी होती है, उसके बारे में भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अफेक्ट कर रही है इसलिए हमने यहाँ पढ़नी है। इस लेक्चर में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सनलाइट रिफ्लेक्शन क्यों पढ़नी है हमने, क्योंकि वो भी देखिए सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ रही है, ज़मीन पे पड़ रही है, हम सब पे पड़ रही है, हमें वो किसी ना किसी तरह से तो अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए हमने उसको भी पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने रिवाइज ज़रूर करनी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो चैप्टर पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, साथ ही साथ जो मैंने आपको एटमॉस्फेयर की बातें बताई हैं, मुश्किल तो नहीं थी, आपको पता चल गया होगा कि बहुत आसान सी बातें हैं, सीधी सीधी सी बातें हैं, अगर हमें एक दफ़ा समझ आ जाए तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ज़रा भी मुश्किल नहीं रह जाती। वही चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, बस हमने उनको डिस्कस करना है। आप इन सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि रिविजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिविजन ना हो तो अगले टॉपिक समझ में नहीं आते। अगले टॉपिक से पहले आप इनको करें रिवाइज, अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।